गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वर्क, फोर्स और एनर्जी में रिलेशन देखा था। फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या रिलेशन है, उनके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नया क्या मिलेगा। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ हैं आपके सामने। वो टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि ये दोनों ही टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स में आप इसको 11th क्लास में टॉपिक को पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक भी आप 12th क्लास में स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में डिटेल। ठीक है, वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, टिल एमएससी या पीएचडी तक भी टॉपिक खत्म नहीं होते आपके, लेकिन फिर भी आपको जो बेसिक सी जानकारी हमें चाहिए अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, फिजिक्स के डेरिवेशंस को सोल्व करने के लिए हम सिर्फ उतना ही देखेंगे, नॉट फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो जानकारी हमें होनी चाहिए वो देखेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं भाई। देखिए, आपका जो कंसेप्ट है वो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। लिमिट से स्टार्ट हुआ, लिमिट से फिर आप कंटिन्यूटी पर आए, कंटिन्यूटी से आप डेरिवेबिलिटी पर आए। ठीक है, डेरिवेबल का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल, हमारे पास कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास दो तरीके की जो है एंटिटी होती है, वेरिएबल, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके चेंज होने की संभावना ना हो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, 2 एक कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 2 की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली, 2। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे आप किसी फंक्शन में x यूज़ करते हो, y यूज़ करते हो, z यूज़ करते हो, t यूज़ करते हो, f यूज़ करते हो, कोई भी इस तरीके की वैल्यू एंटिटी आप यूज़ करते हो, और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हो, पॉसिबल हो सकती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि भाई x + y = 7। ठीक है, यहाँ पर x और y डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। x की वैल्यू 6 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है, तरीके से x की वैल्यू 5 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है। डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। इट मींस इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है क्या है, फिक्स है, और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इस तरीके के जो है एंटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल का और कांस्टेंट का क्या लेना देना है डिफरेंशिएशन से। देखिए, जब हम एक चीज को चेंज करते हैं, चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी, जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं, या चेंज इन वन वेरिएबल करते हैं, आप यूं कह लीजिए, जब हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज द चेंज इन सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दूसरे वेरिएबल में, सेकंड वेरिएबल में क्या चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइम चेंज कर रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हमेशा ये वर्ड लिखा जाए, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी यहाँ विद रिस्पेक्ट टू होगा, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम चेंज देख रहे हैं, ये सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपकी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। हम देख रहे हैं इस फिजिकल क्वांटिटी में इसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन में चेंज इन टाइम डेल्टा a। और हम बहुत ही थोड़े से अंतराल के लिए इसको मापते हैं। देखिए, जब हमारे पास टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है तो मेज़र करना चीज़ों को आसान हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो, टाइम बहुत इतना कम हो कि उसमें आप डेल्टा टी फाइंड आउट ना कर पाएँ, जहाँ पर आपके नॉर्मल जो है चीज़ें फेल हो जाती हैं, आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बतानी होती है, तो हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी इतना छोटा है कि वो लगभग 0 है, लेकिन 0 है नहीं,
तो हम उस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा मानकर देखते हैं कि में कितना चेंज हुआ है। इस चीज़ को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, that is we call velocity. Acceleration, rate of change of velocity with respect to time. Instantaneous acceleration, instantaneous velocity, वो सब चीज़ें आप यूज करेंगे, वहाँ पर हमने इसी कैलकुलस का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हमारे पास जब आप बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे तो हम वैसा ही करेंगे कि हम ये कहेंगे कि भाई कोई चीज़ ए से बी चेंज हो रही है, लेकिन बहुत स्मॉल इंटरवल है, बहुत छोटा ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है, इतना कम है कि हम उसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम इसी डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई हमारा जो वर्कडन है फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ ए बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स तो आप एफ ही लगाए रहे, लेकिन बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए क्या है, डेल्टा एक्स, दैट इज फोर्स इनटू डेल्टा एक्स। ये बहुत छोटा इंटरवल है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए अपने पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन क्या है, डेल्टा। ठीक है, या डी डब्ल्यू आप इसको बोल सकते हैं, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन when we apply a force for is and there is small displacement, वो बहुत negligible displacement, तो उस केस में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि dw is equal to f dot dx। और बेसिकली हम इन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, टोटल वर्कडन फाइंड आउट करने के लिए जब आप टोटल सम करते हैं तो टोटल करने के लिए जब इस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास किसी स्मॉल क्वांटिटी के लिए, तो इस तरीके से हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी हो, किसी चीज़ की थोड़ी मात्रा में पता हो और उसका टोटल आपको फाइंड आउट करना हो, और वो चीज़ कंटिन्यूअस हो, क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो उसका सम करने के लिए एक और इंटीग्रेशन, ये वर्ड एस कहते हैं या एस ही ऐसे लिखते हैं, एस इसका मतलब ही होता है टोटल, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सम करना किन फंक्शंस का, जो कि उनका उन क्वांटिटीज का जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है। होता आपका डिस्क्रीट सम, होता है कंटिन्यूअस सम, तो इंटीग्रेशन आपका कंटिन्यूअस सम है। ठीक है, फिजिक्स में हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए कुछ फार्मूलेज जानना डिफरेंशिएशन के, कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन एक्चुअल में दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और कहीं हायर क्लासेस में आपके सामने हो भी जाएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम छोटी क्लासेस में 12th तक के मैथमेटिक्स में यही पढ़ते हैं कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा, और हमारा काम चल भी जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ जो है यहाँ पर डेरिवेटिव कुछ फंक्शंस के आपको तो आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन चेंज ही नहीं होता, तो अगर चेंज नहीं होता आप कोई उसका चेंज किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो चेंज क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। डिफरेंशिएशन तो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सी क्या है यहाँ पर, याद रखिए कांस्टेंट। अगर मैं मान लीजिए किसी दूसरे फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे सी इंटू यू का डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर यू कांस्टेंट नहीं है, सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और यू आपका वेरिएबल है, तो उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज सी, बाहर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा,
ये n आपका आगे आ जाएगा और x की पावर क्या होगी, एक पावर आप लेस कर देंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है? अगर मान लीजिए ये y की पावर n या कोई और फंक्शन उसकी पावर n होता, क्योंकि x का फंक्शन नहीं होता, तो ये चीज़ x के रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ कांस्टेंट होगी आपकी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है u प्लस v प्लस माइनस है, या कोई दूसरा फंक्शन भी है u v w, और दोनों x के फंक्शन हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस v का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस w है तो w का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो तीन फंक्शन इस तरीके से दिए गए, तो प्लस माइनस डेरिवेटिव के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दो फंक्शन हो u v, अगर दो फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, u का डेरिवेटिव और v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव और u एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। डिवीजन में है u बाई v, इसका डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस आपको u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v का स्क्वायर। क्लियर? ये डैश लगाने का मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव है। मैं dy बाई dx को ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे नोटेशन आपने देखा। तो डिफरेंशिएशन में ये फार्मूले हम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के देख लीजिए, sin x का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, cos ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं tan x, तो हमारे फॉर्मूले की भी जांच हो जाएगी। आप ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin x अपॉन में cos x। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x एज इट इज, cos x into cos x माइनस u एज इट इज, मतलब sin x एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइड बाई v का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x। यह आ गया आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, that is equal to 1 by cos square x, that is secant square x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, secant square x। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूले दिए आपको 11th क्लास की बुक में, मैथमेटिक्स में भी है, एनसीईआरटी में, आपकी 11th क्लास की फिजिक्स की बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने देख लेना है। तो डिफरेंशिएशन कोई मुश्किल काम नहीं है, डेरिवेटिव आसान है, इसके कंपैरिजन में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। इसका इसमें थोड़ा सा और डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। log x का डेरिवेटिव, log ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 बाई x। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x की जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, और के बारे में इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे निकालिए, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं dy बाई dx। अगर मान लीजिए कोई दोनों ही t के फंक्शन है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, dy का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में इनटू या dt अपॉन में dx। y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से भी आपके डेरिवेटिव आपने 11th क्लास में फाइंड आउट किए होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना काफ़ी इजी है। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन से जुड़े हुए कुछ फार्मूले। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या होगा, जोड़ होगा। आपको कोई स्मॉल क्वांटिटी दी गई है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देख लीजिए इंटीग्रेशन, इसका उल्टा है वैसे,
इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बांट के आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी हम दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। देखिए आपके दो तरीके के इंटीग्रेशन होंगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब भाई क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्या मतलब है? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। फॉर एग्जांपल मैं कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से आपको दिया हुआ मिलेगा कि आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। कोई स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पर इधर होगी आपके सामने, तो मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन आई, तो x की अगर लिमिट दे देता है, मान लीजिए x को बोल दे कि x आपका 0 से जो है इन्फिनिटी है, या 0 से 1 है, 0 से 2 है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम अक्सर बोला जाता है अपर लिमिट। अगर लिमिट दी गई है इस तरीके से, तो ये इंटीग्रेशन क्या कर रहा है? डेफिनेट। और अगर लिमिट ना दी गई है, सिंपली इस तरीके से बोल दे कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा। फर्क क्या होगा? जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन कैपिटल f ऑफ x आ गया, तो आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी 0 to infinity। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन तो f ऑफ x ही आएगा, लेकिन आपको उसमें कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड करना होगा c। ये कब ऐड करते हैं? जब आप इंटीग्रेशन क्या है? इंडेफिनिट। कोई कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर dx का आपको इंटीग्रेशन निकालना, तो क्या आ जाएगा? x³ प्लस ये आ जाएगा। या इसको इस तरीके से समझिए कि भाई x³ का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर डेरिवेटिव 3 आगे एक पावर क्या जाएगा? x²। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई x³ प्लस 9 का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? इसका तो इतना ही आ जाना है, x²। 9 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अगर आप यहाँ से यहाँ लौट रहे हैं इंटीग्रेशन करके, यहाँ से आप यहाँ लौट करना चाहते हैं अपने फंक्शन पर, तो ये भी वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल ये भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें ऐड करना होगा c। अगर आपको लिमिट दे देता है, कांस्टेंट दे देता है, तब आपको कोई आ सकता है, तो आपका कांस्टेंट खुद आ जाएगा। लिमिट नहीं देता है तो आपको कांस्टेंट ऐड करना होगा। c की वैल्यू 0 भी दे सकता है और c की वैल्यू 9 भी दे सकता है, मैं नहीं पता, लेकिन वो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, हो भी सकता है नहीं, आपको ऐड करना। कब? जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर है? अब सीधे सीधे अपने फार्मूले देख लेते हैं। क्या फार्मूले होंगे? अगर आप कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं c × dx, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है c, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो c बाहर आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन होगा dx का, दैट इज c × x प्लस कोई कांस्टेंट फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं पाई कांस्टेंट। x की पावर n × dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक पावर ऐड, उसी पावर से डिवाइड। इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ऐड करो c कांस्टेंट, एक पावर बढ़ा दी, उसी से डिवाइड। क्लियर है? 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर पर लेकर जाओगे -1 - -1 प्लस 0, x की पावर 0, 1/0। 0 अपॉन में कभी आना नहीं चाहिए, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन आप याद रखिए। log ऑफ x का डेरिवेटिव आपने किया था, log ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला था आपने, तो क्या आया था? 1/x प्लस ये आया था। उल्टा करोगे, इधर इंटीग्रेशन ले लो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस, जब लॉगरिथम फंक्शन हो तो कांस्टेंट जो आप लेते हैं वो भी log के फॉर्म में ले ले, और ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? सो आप सिर्फ ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही नियम है आपका। अगर दो फंक्शन u + v
इनका इंटीग्रेशन आपको लेना है, तो u का इंटीग्रेशन प्लस v का इंटीग्रेशन, प्लस माइनस कुछ भी। मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन है uv इंटू dx, तो आइलेट का नियम लगा के आप समझ जाएंगे। एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना है। ये भी फर्स्ट फंक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेसिकली आइलेट का नियम हम जो है यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिंपल इस तरीके से याद रखना, जिसका डेरिवेटिव खत्म हो जाता हो तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है u इंटू वी। मल्टीप्लीकेशन के केस में जो है इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है आपने रिमेंबर रखना, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन के केस में किया था, डेरिवेटिव निकाला था दो फंक्शन का u इंटू वी, तो क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव v एज इट इज। वैसे यहाँ पर आपने जो है ये जो फंक्शन है निकालना है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, u जो फर्स्ट फंक्शन होगा एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा दूसरे फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास हो तो हम इस तरीके से इसको डील करेंगे। डिवीजन में आपको ये फार्मूला यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन दूसरे सेकंड फंक्शन मानकर, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन और इस पर पूरे का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन देख लेते हैं। देखिए भाई, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस c। cos ऑफ x का इंटीग्रेशन, cos ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin ऑफ x प्लस c। देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता, उल्टा है, cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ x होता, तो माइनस हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x भी होगा, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन याद करो, उसका उल्टा इंटीग्रेशन। जैसे 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आया था, सेकंड स्क्वायर x। अगर ऐसा बोलूं, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो आने वाला है 10x, ठीक है, उल्टा है। तो जिसका डेरिवेटिव है उस फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन उस फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। इतना ही याद कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत है। कुछ लोग से जुड़ी हुई टर्म, लॉगरिथम से जुड़ी हुई टर्म्स देख लेते हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। वैसे तो आपको याद होंगी 11th क्लास में भी मैथमेटिक्स में यूज है उनका। देखिए, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, log m इंटू n, तो क्या मैं बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। log ऑफ m माइनस log n, log ऑफ m डिवाइड बाई n, ठीक है। log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m, log टू द बेस e इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो, ऐसे लॉजिक में मतलब क्या होता है, ये फंक्शन इसके कितने पावर में लिखा जा सकता है, ये मतलब होता है इसका। और log 1 की वैल्यू द बेस 10 क्या होगी, जो 10 की कितनी पावर 1 होती है, 10 की 0 पावर 1 होती है, ठीक है। तो क्या था, e की पावर, अगर आप इसको कीजिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अगर आप लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका लॉगरिथम फंक्शन खत्म, वैनिश हो जाता है, ठीक है। तो ई सपोज कीजिए आपके पास ऐसे है
कोई लॉग ऑफ फंक्शन है एक्स और ये ई लॉग ऑफ एक्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स ही रह जाएगा। ये दोनों दूसरे को क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक, और ये आपका ठीक है, ये लोगरिथम से जुड़ी बेसिकली कैलकुलेटर आपकी यूज होती है। ठीक है, इससे मुझे याद आया, आपको बाइनोमियल थ्योरम भी वैसे आपने पढ़ी होगी। क्या आपकी बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड देख लेते हैं कंसेप्ट आपका 11th क्लास में आपको पढ़ चुके हैं। अगर इस तरीके से 1 + x की पावर n हो, वैसे तो आपकी बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है x + y की पावर n क्या होता है, nc0, x की पावर n, y की पावर 0, इन दोनों टोटल लाइन आना चाहिए, प्लस nc1, x की पावर 1 कम करते चलो, y की पावर 1 बढ़ाते चलो। ऐसा करते करते लास्ट में आ जाएगा आप ncn, x की पावर 0, y की पावर 1। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है। लेकिन x की वैल्यू व्हेन x इज स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, नियरली 1 की इक्वल वैल्यू हो, कंपेरेबल हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + n टाइम्स x। यही इसकी कहानी खत्म, स्टोरी कर देते हैं। या इसको कई बार कुछ बुक में से लिखा हुआ 1 + थीटा की पावर n = 1 + n थीटा। यह नेगेटिव भी हो सकता है। 11th क्लास में आप यूज कर चुके हैं इसको, ग्रेविटेशन देखो कंसेप्ट। ठीक है, और अगर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, रेडियन में मेजर किया गया होगा, तो थीटा इज स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम ऐसा भी करते हैं फिजिक्स में बहुत जगह, साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा ले लेते हैं, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू नियरली थीटा मान लेते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू नियरली क्या मान लेते हैं, थीटा लेते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, ये वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, और टेंजेंट के केस में भी ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट को आपने, ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिक्स से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम्स थी, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, तो मैंने आपको रिमाइंड कराई है थोड़ा सा टॉपिक के जो अपना यूनिट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कल हम अपनी यूनिट को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट को। आपका लगभग 1 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है अभी, और अब तक हम यूनिट स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। कल से हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखिए जो भी वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो 12th क्लास में मेडिकल लेने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें भाई, आपकी क्लासेस ज़्यादा डिले भी हो सकती हैं, इवन सितंबर या अगस्त तक आपकी क्लासेस हो सकती हैं, जा सकती है, डिले हो सकती है आपकी क्लासेस। तो हो सकता है कि आपको वापस दोबारा फिर उस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस देखने पड़े, आपके ऊपर सिलेबस का ज़्यादा दबाव हो, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी आपके पास टाइम है, लेक्चर्स को आप बार बार देख सकते हैं, दूसरी भी वीडियोज़ आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपने लेक्चर्स देखने हैं, बुक आप के पास यदि नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT या कोई भी बुक, जो भी मर्जी आप बुक जो इंस्टॉल कर सकते हो, जो है देख सकते हो, या अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, IITN के नाम से एक ऐप है, वहाँ आपको सारी बुक मिल जाएंगी, IIT से रिलेटेड जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर सब मटेरियल आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये बहानेबाजी नहीं करनी आपने कि आपके पास बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।